नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इज़राइल का युद्ध चल रहा है। अगर ये थर्ड वर्ल्ड वार में हो जाता है तो क्या होगा हमारे हिंदुस्तान के साथ। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग होते हैं ना, जिनका संबंध सट्टा बाजार से होता है, जिसे हम स्पेक्यूलेशन का बिजनेस कहते हैं, तो हमारा जो धंधा है ना, ये स्पेक्यूलेशन का ही धंधा है। कहीं ना कहीं हम स्पेक्यूलेट करते ही हैं। और स्पेक्यूलेशन जो होता है ना, वो कभी भी जुआ नहीं होता है। जो गैम्बलिंग होती है उसमें अलग चीज़ होती है। स्पेक्यूलेशन में क्या होता है, आप कई चीज़ों का डेटा बना के या सिस्टम बना के रिस्क जानते हुए आप बेट लेते हो, दैट इज स्पेक्यूलेशन। और स्पेक्यूलेशन के बाजार में ना टोटका एक बहुत बड़ी चीज होती है जो लोग यूज करते हैं। तो आप लोग मेरा चेहरा देख के अचानक से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बंदा आ गया है, कहीं ये ऋषि का छोटा भाई तो नहीं है। नहीं, मैं ऋषि ही हूं। और ये कराने के पीछे दो कारण थे। मेरी एक्चुअल लुक यही थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो अगर मैं वो वाली दाढ़ी लेके जाता ना तो मेरी बीवी मुझे पसंद ही नहीं करती। तो मैं ऐसे ही क्लीन शेव ही था जब मुझे पसंद किया गया था मेरी बीवी के द्वारा। तो दो बातें मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों कटाया। इधर पीछे बाजार आप देख ही रहे हैं कितना ऊपर नीचे कर रहा है। तो जब मैंने दाढ़ी ग्रो करनी शुरू करी थी ना, लगभग 6-8 महीने हो गए हैं इस बात को, तो उस समय तक तो ठीक चल रहा था। अप्रैल मेरा ठीक चला था, मई ठीक चला था। उसके बाद बाजार में ना बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ गए थे। चूंकि मैं लॉन्ग ओनली ट्रेडर हूं, तो बाजार जब नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस लेने पड़ते हैं। तो ये मतलब कैपिटल 100 रुपए की कई बार 60 रुपए रह गई, कई बार फिर 60 से मैं दोबारा गया 120 पहुंचा, अब 120 से कई बार फिर 70 आ गई। तो ये चल ही रहा था। इधर 2 महीनों से मैं ये देख रहा था कि जैसे जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ते जा रही थी ना, वैसे वैसे मेरा ड्रॉ डाउन भी बढ़ते जा रहा था। देखिए, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं। हर बंदे का एक टोटका होता है लाइफ में। कई क्रिकेटर होते हैं जो अपने पॉकेट में, मैं देखो क्रिकेट में मेरा उतना इंटरेस्ट है नहीं, तो हर बंदे का कोई फेवरेट कलर की कोई शर्ट होती है। जैसे कई लोग होते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वही शर्ट पहन के जाते हैं जिससे उनका इंटरव्यू अच्छा जाता है। कई लोग जूते वही पहन के जाते हैं, कई वो कलर पहन के जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है सबके अपने अपने टोटके होते हैं। तो मेरे जो टोटके हैं ना, मैं अपने ऊपर लेके नए नए टोटके बनाता हूं। कुछ टोटके मेरे फिक्स हैं, जिसमें से एक है कि मैं रेड कलर की टी शर्ट या शर्ट पूरी मेरी कोशिश रहती है मैं अवॉइड करूं। रेड कलर ना पहनने का पीछे का मेरा कारण ये है, चूंकि मैं बुल हूं तो मुझे ग्रीन कलर ही पसंद आता है। तो शुरू से मेरा ये टोटका सा रहा है कि मैं रेड कलर ही पहनता हूं, नहीं पहनता हूं रेड कलर। दाढ़ी इधर बढ़े जा रही थी, उधर M2M नीचे आए जा रहा था। मैंने एक दिन बैठ के ना आत्ममंथन किया, ऋषि कुछ टोटका ला बीच में। बाजार तो बाजार के हिसाब से चलेगा ही। मैंने सोचा क्यों ना दाढ़ी कटवा दी जाए। और पीछे काफ़ी दिनों से मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये मेरे पीछे पड़े हुए थे कि ये क्या हाल बना रखा है सफ़ेद दाढ़ी। मेरे सारे रिश्तेदार भी ये कह रहे थे, ऋषि क्या हो गया तुझे, बाबा बन गया है। अब मैं लोगों को क्या जवाब देता, मेरे को मजा आ रहा था। मैंने ना एक वो साउथ इंडियन मूवी का स्टार, शायद मोहन कुमार उसका नाम है, अगर गलत कह रहा हूं तो आप करेक्ट करना, उसकी ये वाली स्टाइल देखी थी, वो वाइट बाल ऊपर और दाढ़ी ऐसे ना, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने ये सोचा था एक दिन मैं भी ये करूंगा। तो मैंने जब ये सोचा था ना मैं ये करूंगा, तो वैसे ही मेरे एक दोस्त रहता है यहाँ पे, सेठी है, मिस्टर सेठी है, उनका फर्स्ट नेम नहीं बताऊंगा सबको पता चल जाएगा कौन है। देखने वाले जो मेरे रिश्तेदार या यार दोस्त हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सेठी साहब ने क्या ना, ये जबरदस्त लुक लेके आए, ऐसे ही दाढ़ी बढ़ा के और वाइट करके। वो मेरी दाढ़ी चूंकि पूरी भरी भरी आती है, तो मुझे लगा मैं ये बना सकता हूँ। मैं वहां तक लगभग पहुंच ही गया था जिस स्टेज तक मैंने आना था। अब मेरे टोटके का सुनिएगा, आपको मजा आएगा सुन के। मैंने, अच्छा, मेरी बिटिया का बर्थडे भी था अभी 2 दिन पहले, और बिटिया ने मेरे से क्या गिफ्ट मांगा कि पापा मुझे ये गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा बेटा तेरे को खिलौने की दुकान में ले चलता हूं, वहां तुझे छोड़ देता हूं, जो पसंद है सारे खिलौने उठा ले, ये गिफ्ट देता हूं, लेकिन ये मत मांग। उसने मांगा कि पापा अपनी दाढ़ी और मूंछ कटा के क्लीन शेव हो जाओ। कहती, मैंने कहा कि ये मत कर बेटा, लेकिन चलो। कहती मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए पापा, आपको यही कराना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है मैं ना भी कराता या कराता, दोनों बातें थी, लेकिन उसको खुश तो करना ही था। एक रीज़न ये हो गया कि बिटिया की जिद के कारण उसका बर्थडे गिफ्ट था, ये मुझे कराना पड़ा। एक कारण और था उस कराने के पीछे, मतलब फिर मैंने देखा कि ऐसा क्या मेरे में चेंज आया है
कि इधर मेरा ड्रॉ डाउन मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा, बढ़ता हूँ फिर गिर जाता हूँ, बढ़ता हूँ फिर गिर जाता हूँ। मैंने कहा ये दाढ़ी बढ़ रही है, इसका कुछ ना कुछ है कनेक्शन। मैंने सारी दाढ़ी दूढ़ी कटाई, भाई साहब 2 दिन हुए दाढ़ी कटाए हुए, और कोटक बैंक मेरे पास बहुत मोटी क्वांटिटी में लॉन्ग है। रिजल्ट आया उसका आज, और आज एक खबर और आ गई। कोई बार्कलेस बैंक में काम करते थे और उदय कोटक जी ने, मैंने किसी वीडियो में बताया होगा, हाल की वीडियो में नहीं बताया, पहले कभी बताया था, दिसंबर तक का टाइम था। उदय कोटक जी ने तो छोड़ ही दिया था वो एमडी सीईओ वाला पद, और किसी गुप्ता जी को उन्होंने इंटरिम बनाया था। और उन्होंने, क्या होता है ना, बैंक वाले अपना, जैसे उदय कोटक जी ने 2-3 नाम दिए हुए थे आरबीआई को, अगर वो नाम में से कोई एक नाम आरबीआई चुन लेता तो कोटक बैंक में आग लग जाती। अभी तो थोड़ा बाजार का माहौल खराब है। इस खबर का मेरा इंतजार था, दाढ़ी कटाते ही 2 दिन लगे, भाई साहब ये खबर आ गई, मेरा टोटका पास हो गया। आपको चेहरा पसंद आया या नहीं आया ये जरूर बताइएगा। और इंसान परिवार के लिए जीता है। हम जो भी आज काम कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं? आप एक बार कभी बैठ के सोच के देखिएगा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? आपका परिवार होता है। एक बार के लिए जब आप परेशान होते हैं ना, तो या तो दोस्त या परिवार, ये 2 लोग ही आपके काम आते हैं। जो बिजनेस फ्रेंड्स होते हैं ना, वो तो पैसे के साथ साथ, अगर आपका पैसा कभी किसी वजह से नुकसान हो रहा होता है ना, वो छोड़ के चले जाते हैं। शांति कहाँ मिलती है? अपने घर के अंदर जाके, जब आपके बच्चे आपके पास बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। सारे दिन की तपस्या आप शेयर बाजार की करने के बाद, अगर मान लो मैं घर में मुंह लटका के घुसता हूँ ना, बच्चे सामने आते हैं ना, एक चेहरे में स्माइल आ जाती है कि चलो यार ये तो ठीक है। तो हम जो भी कर रहे हैं परिवार के लिए ही कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये कोशिश करिएगा, अगर किसी ने दाढ़ी रखी हुई है और आपकी वाइफ और बच्चों को पसंद नहीं आती है, कृपया करके कटवा दीजिए। बात हो रही थी इजराइल की। सबको पता है इजराइल का युद्ध हो रहा है, और इसमें जो सिस्टम चल रहा है ना, मैंने ये देखा कि अगर मैंने ये सोचा, और सोचा तो मैं वीडियो बना रहा हूं कि अगर तीसरा महायुद्ध हो जाता है तो क्या होगा? क्या हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी? क्योंकि तीसरे महायुद्ध में यह होने जा रहा है कि सब परमाणु बम से लैस देश हो चुके हैं। एक दूसरे पे परमाणु बम कहीं फेंक दिया गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? खत्म हो जाएगी भाई, बंदी खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये परमाणु युद्ध में नहीं बदल के एक छोटे से युद्ध में तीसरा महायुद्ध हो जाता है, एक छोटे से तौर पे, रॉकेट के तौर पे, और खत्म हो जाता है, तो क्या हमें एक मौका नहीं मिलता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर तीसरा महायुद्ध होता है तो कौन किसकी तरफ जाएगा? अमेरिका एक साइड हो गया, लंदन यूके उसकी तरफ चला जाएगा, जर्मनी उसकी तरफ चला जाएगा, फ्रांस उसकी तरफ चला जाएगा, बाकी छोटे मोटे जो यूरोपियन देश हैं वो सारे उस खेमे में चले जाएंगे। वो हो गई यूएसए वाली बेल्ट। दूसरी बेल्ट कौन सी बनेगी? उधर से लड़ने में होगी अरब कंट्रीज। तो अरब कंट्रीज में आपका जो बदमाशों में है वो सीरिया हो गया, कहते हैं लेबनान हो गया। इधर सऊदी अरब वाले तो वो पैसे वाले हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े में वो उतना विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए धर्म संकट आ जाएगा किस साइड जाऊं। लेकिन मैं मान के चलता हूं सारी अरब कंट्रीज वन साइड हो जाएगी। पाकिस्तान को मैं गिनते नहीं हूं, किसी काम के नहीं है, वो तो बदमाश है, किसी काम के नहीं है, खाली बातें हैं, कुछ कर नहीं सकता वो। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट आएगा कि मैं अमेरिका के साथ जाऊं कि अरब देश के साथ जाऊं, क्योंकि अमेरिका उसकी बहुत ज्यादा फाइनेंस। ये सारे एक तरफ हो गए। अब इनका साथ देने के लिए सबसे बड़ा डॉन, मेन डॉन कौन है? मैं तो पुतिन को मानता हूं। पुतिन के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु बम है। पुतिन आ गया एक तरफ, पुतिन, अरब देश। अब आ जाती है चाइना की बारी। चाइना कहां जाएगा? तो आप सभी जानते हैं वो रशिया के साथ जाएगा। दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, अरब देश, रशिया, चाइना, इधर यूएसए एंड यूरोप, ये सारे एक तरफ हो गए। अब आ जाता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कहां पे जाएगा? पहले ये सोचते हैं हिंदुस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम होगी ना, अगर तीसरा महायुद्ध होता है तो तेल का भाव बहुत बढ़ जाएगा, और हमारी जो इकोनॉमी है ना वो तेल के ऊपर डिपेंडेंट है, कच्चे तेल के ऊपर। धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ईवी को कितना प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं आज आपको बता देता हूं, आज से 10 साल के बाद ना हमारी डिपेंडेंसी तेल के ऊपर खत्म हो जाएगी, और आज से 25 साल के बाद ना के बराबर रह जाएगी, क्योंकि हम इतना ज्यादा डेवलप कर चुके होंगे ना कि इलेक्ट्रिक के ऊपर और बैटरी के ऊपर सारी चीजें आ जाएंगी। कच्चे तेल का सही यूज क्या होता है? हमने कोई कच्चा तेल मंगा के खाना या पीना थोड़ी होता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। जैसे कि
अगर हमने कहीं जाना है तो ट्रक में डीजल डलता है, गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, मेन यही है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, मान लो टमाटर नासिक में होता है, नासिक से टमाटर दिल्ली आना है तो एक ट्रक में ही लाद के लाया जाएगा ना। तेल का भाव अगर मान लो 80 रुपये लीटर है, डीजल के भाव की बात करता हूँ, और यहाँ पे दिल्ली आके गिराते हैं टमाटर को, पड़ता मान लो 50 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, जो भी पड़ता आता है। अगर डीजल का रेट बढ़ता है ना तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है कैरिंग की। हमारी यही प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है। सामान इधर से उधर जो करते हैं वो कच्चा तेल हमें इफेक्ट करता है। तो कच्चे तेल का अगर भाव बढ़ जाता है ना तो हमें ये प्रॉब्लम होगी कि भाव बढ़ने से चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब टमाटर महंगा हुआ, गोभी महंगी हुई, इसके साथ और भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। पॉलिस्टर से शर्ट्स बनती हैं, पॉलिस्टर कच्चे तेल से बनता है, तो थोड़े बहुत कपड़े महंगे हो जाएंगे। इससे फिर क्या होगा, इफेक्ट ऐसे आता है, शेयर बाजार के ऊपर कैसे इफेक्ट आता है, जब चीजें सारी महंगी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। हमारी बेसिक नीड्स में क्या आ जाता है, खाना पहनना, ये हमारी बेसिक नीड्स आ जाती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये होगी। फिर हम क्या करेंगे, आज अगर मैं सोच रहा हूँ ना, इस नवरात्रे आ रहे हैं कि नवरात्रे में एक गाड़ी निकालनी है, तो मैं उससे क्या करूँगा, यार अभी मतलब चीज़ें महंगी हो गई, अपना बजट देखूंगा। पहले जो मैं घर 50,000 में चला रहा था, आज उसे चलाने में मेरे को 70,000 लग रहे हैं। अगर मैं, मेरी मान लो इनकम 1 लाख रुपए है, 50,000 में मैं घर चला के 50,000 रुपये बचा रहा था, अब मेरे 70,000 लग रहे हैं, तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, वो मैं उसे अवॉइड कर दूंगा। जब मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा ना तो क्या होगा, ऑटो कंपनियों की सेल घटेगी, ऑटो कंपनियों की सेल घटेगी तो बाजार गिरेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर गाड़ी नहीं बिकेगी तो फाइनेंस कौन कराएगा, बैंक से, तो बैंकों की इनकम घटेगी। तो ये सारी चीज़ों को लेके ना हमारी देश की इकोनॉमी पे ये इफेक्ट आएगा कि एक बार हमारा शेयर बाजार गिरेगा ही गिरेगा। और लड़ाई की हम बात करते हैं, अगर हम इतिहास में एक बार जाके देखते हैं ना, इतिहास में पहला वर्ल्ड वार जब हुआ था ना, उस समय डाउ जोन्स की हम बात करें, उस समय इंडिया का शेयर बाजार तो मेरे ख्याल से था ही नहीं, अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो अंग्रेजों का शासन था तो शेयर बाजार नहीं था हिंदुस्तान में। अमेरिका 30% गिरा था डाउ जोन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में, लेकिन 2-3 साल के बाद अप्स डाउन करते करते वो लगभग 45% अप हो गया था। दूसरे वर्ल्ड वार की अगर हम बात करते हैं ना, तो डाउ जोन्स ज्यादा गिरा ही नहीं था, थोड़ा बहुत गिरा, फ्लक्चुएट हुआ होगा 5-7% का। थोड़ा बहुत गिरने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका जो है वो 50% तेज हो गया था। तो इस चीज को देखते हुए क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो डाउ जोन्स तेज ही होगा थोड़ा बहुत गिरने के बाद? क्या ऐसा हो सकता है? मेरा मानना है हाँ, ऐसा हो सकता है। अब इसका रीज़न ये है कि उसके हथियार बिकते हैं अमेरिका के, वो दूसरी कंट्रीज़ को हथियार बेचता है तो उसकी इनकम बढ़ती है, तो अपना हो सकता है डाउ जोन्स अप्स डाउन करने के बाद अंततोगत्वा तेज हो जाए। मेरा मैसेज आप लोगों को देने का ये है कि कोई भी युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाजार एंड में ऊपर ही जाते हैं। वो मौका होता है इन्वेस्टमेंट का। मैं ट्रेडिंग की बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। और वो इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं उसके थ्रू जा सकते हैं। मैं इंडिया की बात बतानी आपको भूल गया, वो किस साइड जाएगा आप लोग जरा मुझे मैसेज में भी बताइएगा। मैं अपनी छोटी बुद्धि का यूज करके अगर मैं सोचता हूं ना, तो इंडिया कहीं ना कहीं रशिया की तरफ जाएगा तीसरे महायुद्ध के। अगर तीसरा महायुद्ध होता है तो अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, और इधर अपना, अब कहानी क्या है कि हमें तेल चाहिए, तेल अरब कंट्रीज क्या है, अरब कंट्रीज के पास है, रशिया के पास है। अब अगर तीसरा महायुद्ध होता है तो हमारी पर्सनल लड़ाई तो किसी के साथ थोड़ी है भाई, वो आपस में लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। हमने क्या करना, समय बिताना है कि इस समय बिताने के दौरान, लेकिन हमें मरना भी नहीं है, तो जिंदा रहने के लिए हमारी जरूरत होगी कच्चा तेल। हम जाएंगे रशिया के साइड, रशिया हमें कच्चा तेल देगा, अरब कंट्रीज हमें कच्चा तेल देगी। हाँ, हमारे रिलेशन थोड़े यूएसए के साथ खराब होंगे, ये मैं मानता हूं। ये अंदर खाते जाके हमारे जो भी राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो अंदर खाते जाके अपना प्रेसिडेंट के साथ, यूएसए के साथ सेटिंग कराएगा कि देख भाई तेरी लड़ाई है, तू अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मेरी मजबूरी है कि मुझे कच्चा तेल चाहिए, नहीं तो तेरे पास भी है कच्चा तेल, तू बोल तू मेरे को देता है, नहीं तो मैं बिना रशिया के और अरब के कहां से करूंगा, तो मेरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। पता चले तुम इंडिया का प्रधानमंत्री यूएसए के राष्ट्रपति को बोलेगा कि भाई हम तुम्हारे युद्ध के, तुम्हारे थर्ड वर्ल्ड वार के चक्कर में हम गरीब हो गए और तुम हथियार बेच के अमीर हो जाओ, ऐसा कैसे चलेगा? तो उस दौरान शेयर बाजार में थोड़ी बहुत हरकत तो होगी, बाजार तो गिरेगा,
हिंदुस्तान का बाजार ज्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि हम एक न्यूट्रल कंट्री हैं। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको कहता हूं कि पैसे इस समय अगर आप 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करे हुए हैं ना, तो या तो 25 रुपए निकाल के साइड कर लो, या फिर उस पैसे को देखो मत। वो अप्स एंड डाउन्स तो लगते ही रहेंगे, अंततः ऊपर जाएगा। ये रिलैक्स वाली लाइफ होगी, इंतजार करना है। अगर ये सारी बातें हो रही हैं, अगर तीसरा महायुद्ध होता है तो, नहीं होता तो हम तो वैसे ही ऊपर जाएंगे। और जो हिंदुस्तान है, ये आप जानते हैं कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा बाजार है, और हमारी जो जनसंख्या है लगभग 1,40,00,000 है मेरे ख्याल से। हाँ, 1,40,00,000, 1,40,00,000 नहीं, 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। अब आने वाले टाइम में ना हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ये आप जानते भी हैं। वो जेफरीज ने अभी बोला भी है कि 2030 तक हिंदुस्तान वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आप ये सोच के देखिए, इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद अगर बाजार तेज होगा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है ना कि अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं ना, तो अंततः आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलते ही हैं। अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि जब कभी बाजार गिरता है तो सोने का भाव बढ़ जाता है। देखो, मैं राय नहीं दे रहा हूँ, राय रख रहा हूँ कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है और सोने का भाव बढ़ता है, तो हर हिंदुस्तानी के पास सोना है आज की डेट में। तो अगर गोल्ड बढ़ जाता है और बढ़े हुए भाव में गोल्ड बेच के गिरे हुए भाव में शेयर खरीद लें, तो क्या ये फायदे का सौदा नहीं होगा? मेरे हिसाब से बहुत फायदे का सौदा होगा। मैसेज ये देना चाहता हूं, जितना बाजार गिरता है ना, उतना इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। तो अमेरिका में लगभग 50 से 55% लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं। चाइना में, चूंकि चाइना बहुत बड़ा है, उसकी भी पॉपुलेशन लगभग 135-40 करोड़ ही होगी, तो वहां पे 13% लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टेड है। हिंदुस्तान में मात्र 3%। क्यों? उसका रीजन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमें शुरू से ही, हमारे जो पूर्वज रहे हैं ना, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि लाइफ में रिस्क नहीं लेना है और सेफ होके चलना है। शेयर बाजार को हमेशा रिस्की एसेट बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, ये आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता के टाइम में भी एक बहुत बड़ा फॉल आया था, बाजार खत्म हो गया था। हो सकता है उस दौरान कई लोगों के पैसे लुटे हों, पेपरों में आया होगा। उससे पहले भी जब जब शेयर बाजार का फॉल आया है ना, तो लोगों की 100 रुपए की चीज़ ना कई बार वो 20 रुपए रह ही गई है। इस वजह से इसे रिस्की एसेट कहा जाता है। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा ने, नाना ने, मम्मा ने, पापा ने, सब ने यही सिखाया हमें, पैसा बचा के चलो, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वो गारंटीड बढ़े। तो गारंटीड बढ़ने की जगह क्या होती है? वो होता है सोना, जमीन, बैंक की एफडी। अगर हम देश के अच्छे बैंक में एफडी करा लेते हैं, सोने में लगा देते हैं, जमीन में लगा देते हैं, तो बिना फ्लक्चुएट हुए वो धीरे 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 ग्रो करता ही है। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है ना, जहां पे बाजार ना ऐसे सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है। जैसे 100 रुपए से हम चले ना, 50 तक आया, फिर हम 25 तक आएंगे, फिर 75 जाएंगे, तो ये पीछे बैक मारता है, फिर ऊपर जाता है, पीछे बैक मारता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस वजह से हमें यह बताएगा कि शेयर बाजार में आपने ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। लेकिन आज की डेट में कोरोना के बाद लोगों को ना ये सोचने का मौका मिला, जब लोगों ने ये देखा कि निफ्टी गिरी तो सही 7600 तक, लेकिन उसके बाद जब चलनी चालू हुई ना, वो सीधे 15,000, लगभग बिना रुके वो 15,000 ही चली गई थी। यहाँ पे कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, सारे लोग घर में फ्री बैठे हुए थे, पैसे सबके फ्री हो गए थे, शेयर बाजार चल ही रहा था, लोग इधर उधर से न्यूज़पेपर में सुन ही रहे थे, आज बढ़ा आज बढ़ा। कई लोग एक दूसरों को अप्रोच करते होंगे, चेन ही होती है ना, मैंने उसे बताया, उसने तुम्हें बताया, तुमने फिर उसे बताया, वो चेन लगी हुई थी। लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा होगा, लोगों के पैसे बढ़ गए। इस दौरान हमारे डीमैट अकाउंट्स भी बहुत सारे बढ़े हैं कोरोना के बाद से ही। कहीं ना कहीं ये मैसेज अब बाजार में जा चुका है, हिंदुस्तान में जा चुका है कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट रहते हैं और लंबे समय तक आप निवेशित रहते हैं, तो ये फायदे का ही सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। लोगों को एक चीज और समझ आई कि जब बाजार गिरता है उस समय पैसा डालने से और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जब बाजार ग्रो होगा तो रिटर्न और ज्यादा मिल जाएगी। इन्फ्लेशन को बीट करना है ना, तो वो मार्केट है, शेयर बाजार ही है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। वो शेयर बाजार ही है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। एफडी का रेट अगर आज 7-7.25% चल भी रहा होगा ना, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट जब घटेंगे ना, ये दोबारा से आपको
6%, 5%, 4%, वो धीरे धीरे नीचे ना गिरता ही जाएगा। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि महायुद्ध की बात जब आएगी ना, तो एक फॉल तो सबका आएगा ही। उस फॉल में हमने अपना फायदा ये उठाना है। मैंने आपको बता दिया हिंदुस्तान के बचने का तरीका क्या होगा। देखो, परमाणु बम हुआ तो एक दूसरे पे फेंको, दुनिया खत्म करो, कहानी खत्म। तो फिर भगवान भी हमें जन्म धरती में नहीं देगा, किसी और ग्रह में देगा, देखा जाएगा कहां पे जन्म देगा। धरती खत्म, परमाणु बम फेंक देंगे। तो हमने सुना था हिरोशिमा नागासाकी में ना कई साल तक लूले लंगड़े पैदा हुए थे जब अमेरिका ने उनके ऊपर बम फेंका था। तो बच्चे जो भी पैदा होते थे ना कोई उनके अंदर डिफेक्ट ही होता था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जब मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी और सब डिफेक्टिव ही पैदा होंगे, क्या दोबारा से एडम ईव्स आएंगे? कैसे चालू करेंगे मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा बताइएगा। कुछ नहीं ऐसा होने वाला है, घबराना नहीं है। ये जो बड़े लोग हैं, जिन जिन लोगों के पास एटॉमिक हथियार है, लोग लग चुके हैं। जो बिडेन लगातार इधर उधर बातें कर रहा है, फिलिस्तीनियों को भी मदद जो बिडेन ने दी कि वहां पे जो फिलिस्तीन है उनकी भी उसने मदद की। इधर से इजराइल के साथ जो गलत हुआ था वो लगा ही हुआ है। तो सारी वर्ल्ड की लॉबी लग गई है धीरे धीरे। अभी आपको ये दिखाया जाएगा कि ये थर्ड वर्ल्ड वार में परिवर्तित होने वाला है, लेकिन मेरी पर्सनल सोच ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मौका है, बाजार नीचे है, पैसा अगर है तो लगाएं, नहीं है तो निकालें नहीं, बैठे और इंतजार करें। क्योंकि जब बाजार तेज होगा ना, वो आपको बुलाएगा नहीं, आजा मैं तेज होने वाला हूं। वो बिना बताए इतना तेज हो जाएगा ना, आपको लगेगा गाड़ी छूट गई है। और जब एक स्टेशन से गाड़ी छूटती है ना, तो अगले स्टेशन में जाके पकड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। वो कहता है जब इस स्टेशन में वापस आएगी तभी मैं इसी पे चढ़ूंगा। तो वो उस दिन नहीं आती है, फिर अगले दिन आती है। शेयर बाजार के केस में वो दिन नहीं होता, वो सालों लग जाते हैं उस भाव को दोबारा देखने के लिए। वो बड़ा फॉल आता है तो वो भाव हमें दोबारा दिखता है। आज जिस भाव में चीजें दिख रही हैं मुझे बहुत लुक्रेटिव लग रही हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने इतनी सारी बातें करी हैं ना, इन बातों का मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि मैं विश्व युद्ध चाहता हूं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता विश्व युद्ध। और मेरा मैसेज ये नहीं है कि मैं पैसे रख के बैठा हूं और विश्व युद्ध का इंतजार कर रहा हूं कि ये हो जाए और मैं अपने पैसे निवेश करके उसकी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स रिटर्न जनरेट करूं। मेरा ये भी मैसेज कतई नहीं है। देखिए, जब युद्ध होता है ना तो बहुत से निर्दोषों की जान जाती है, कईयों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो युद्ध कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं होती है। लोग, ये बड़े बड़े देश छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ जाते हैं, मरते हम निर्दोष ही हैं। अशोका राजा हुआ था, आपने उसके बारे में सुना होगा, शायद कलिंगा का युद्ध था। एक युद्ध के बाद वो युद्ध जीत गया था। उसके बाद वो युद्ध भूमि जब उसने लाशें देखी ना, उसका दिल भर आया। उसने बौद्ध धर्म को वहां अपनाया और उसके बाद अशोका ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। युद्ध नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाया होऊंगा। घबराना नहीं है, निवेशित रहना है, और पैसे हैं और पैसे लगाने, हर फॉल पे लगाना। मैं नहीं कहता आज सारा लगा दो। आज 100 रुपया मेरे पास है ना, 100 रुपया शेयर बाजार में लगा हुआ है, चलो मैं नहीं निकालता हूं। मेरे पास गोल्ड 25 रुपए का पड़ा हुआ है ना, बाजार 10% गिरता है ना, मेरे गोल्ड का भाव बढ़ जाएगा, मैं उस गोल्ड को बेच के पैसा शेयर बाजार में लगा दूंगा। अपनी पर्सनल राय रख रहा हूं, किसी को करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर रिटर्न शेयर बाजार ही देगा, अंततोगत्वा इंसान और निफ्टी दोनों ऊपर ही जाएगी। नमस्कार।